नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कर्नल रंजीत का लिखा उपन्यास भयंकर मूर्ति, जिसमें मेजर बलवंत और सोनिया एक कत्ल का रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक आपने सुना कि म्यूजियम में हुई मौत पर विभिन्न लोगों पर, अलग अलग लोगों पर मेजर बलवंत का शक जा रहा है। एक बेटी कामिनी के बहुत सारे रहस्य उसमें पर्दाफाश होते हैं। अब आगे क्या होता है सुनिए, ये उपन्यास जिसका नाम है भयंकर मूर्ति। बंबई जाते हुए मेजर बलवंत के हवाई जहाज में कुछ खराबी पैदा हो जाने के कारण वो दिन के 3 बजे बंबई पहुंचा। उसने सांता क्रूज से प्राइवेट टैक्सी ली और टैक्सी में बैठते ही अपने जेब से ट्रांसमीटर घड़ी निकाल ली। उसकी चाबी वाली जगह पर तार फंसाया और उस तार का गोल सिरा अपने कान में लगा लिया। फिर घड़ी की सुई एक खास नंबर तक घुमाकर रोक ली और बोला, हेलो एक्स दिस एंड। हेलो जेड, एक्स स्पीकिंग। मेजर के कान में आवाज आई, जेड दिस एंड। अशोक, मेजर ने कहा। ओ मेजर साहब, आप कहां से बोल रहे हैं? अरे मैं इस समय एक टैक्सी में जा रहा हूं, अभी अभी दिल्ली से बंबई पहुंचा हूं। क्योंकि मुझे बहुत जल्द वापस दिल्ली जाना है, इसलिए मैं अपने काम में कोई कसर नहीं रहने देना चाहता। मेरा काम आसानी से भी हो सकता है और उसमें कोई अड़चन भी पैदा हो सकती है, इसलिए तुम क्रोकोडाइल को लेकर 43A वार्डन रोड के आसपास पहुंच जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ओके बॉस। 43A वार्डन रोड एक पुराना बंगला था। उस बंगले के इर्द गिर्द काफी जमीन खाली पड़ी थी। उसके हाथे में एक बहुत बड़ा फव्वारा था और उस फव्वारे के गिर्द 4 परियों के बुत खड़े थे। कभी वो बंगला अपनी शिल्पकला को लेकर अत्यंत शानदार बंगला माना जाता होगा, लेकिन अब वो एक टूटी फूटी इमारत में बदल चुका था और उसकी रही सही सुंदरता आसपास बनी नए ढंग की इमारतों के कारण और भी फीकी पड़ गई थी। उस बंगले के मालिक में शायद उस स्थान पर नया बंगला बनाने की हैसियत नहीं थी। मेजर ने उस बंगले के अहाते में प्रवेश किया। उसने देखा कि उस बंगले को 8-10 भागों में बांटा गया था। एक भाग में शायद मकान का मालिक कोई पारसी रहता था। वो भाग बाईं ओर था और बाकी हिस्सों में के मुकाबले वो थोड़ा अलग मालूम होता था। उस भाग के सामने पारसी बच्चे खेल रहे थे। मेजर ने बच्चों के पास जाकर पूछा, मिस्टर प्रदीप कहां रहते हैं? तो एक बच्चे ने कोने की ओर संकेत कर दिया और मुझसे कुछ नहीं कहा। मेजर ने प्रदीप के दरवाजे पर दस्तक सी। भीतर से एक आवाज आई, कौन? और 2 मिनट के बाद दरवाजा खोल दिया गया। सामने 30 बरस की एक स्त्री खड़ी थी। मेजर तुरंत पहचान गया कि वो कोई बंगाली औरत थी। क्या मिस्टर प्रदीप यहां रहते हैं? मेजर ने पूछा। जी रहते तो यहीं हैं, लेकिन वो किसी से मिल नहीं सकते। मेजर ने कमरे के भीतर झांक कर देखा, जिसमें कुछ सामान बंधा हुआ और कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। मेजर को ऐसा मालूम हुआ जैसे उस फ्लैट से जाने की तैयारियां हो रही हो। उस बंगाली स्त्री ने दरवाजा बंद करना चाहा तो मेजर ने अपनी दाहिनी टांग दरवाजे के भीतर बढ़ा दी। ये क्या बदतमीजी है? वो स्त्री गरज कर बोली, आप कौन? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूं। आपको पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद पुलिस अफसर हूं। मेजर ने अपना शिनाख्ती पासबुक निकालते हुए कहा, और आप इसे गौर से पढ़ सकती हैं। अगर आप मेरे काम में रुकावट डालेंगी तो आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पहले तो उस स्त्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, फिर कुछ संभलते हुए बोली, आपको मिस्टर प्रदीप से क्या काम है? मैं उन्हें ही बताऊंगा कि मुझे उनसे क्या काम है। मिस्टर प्रदीप किसी से मिलने के लायक नहीं है, तो मुझे अंदर आने दीजिए। मेजर भीतर चला गया। शुभदा, तुम किससे बातें कर रही हो? पिछले कमरे से एक मर्द की आवाज आई। अरे ये कोई साहिब हैं, अपने आप को पुलिस अफसर बता रहे हैं। शुभदा ने उत्तर दिया। अगर वे मुझसे मिलने आए तो उनसे कह दो कि चले जाएं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मेजर उस कमरे की ओर बढ़ा तो शुभदा उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, आप पुलिस अफसर होंगे, लेकिन हमको परेशान मत कीजिए, हम लोग बहुत दुखी हैं।
मैं आपको यहां परेशान या दुखी करने नहीं आया हूं। हो सकता है कि मैं आपकी परेशानी और दुख को दूर कर दूं। नहीं, आप चले जाइए, हमको किसी का सहानुभूति का जरूरत नहीं है। पिछले कमरे से उसी पुरुष की आवाज आई। माफ कीजिएगा, मेजर ने पिछले कमरे तक पहुंचकर कहा, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, सरकारी काम से आया हूं। अगर आप मेरे काम में रुकावट डालेंगे तो मुझे आपको गिरफ्तार करके पुलिस थाने में ले जाना पड़ेगा। और ये कहते हुए मेजर पिछले कमरे में दाखिल हो गया। उसके पीछे पीछे शुभदा भी चली गई। मेजर पिछले कमरे में कदम रखते ही ठिठक कर रह गया। कमरे के भीतर काफी प्रकाश था। बिजली का एक बड़ा बल्ब जल रहा था। सामने की दीवार के साथ एक आराम कुर्सी पर एक नवयुवक बैठा था। वो अंधा था। उसकी आंखों के गिर्द बड़े भयानक सुर्ख और सफेद दाग थे। मेजर को ख्याल आया कि शायद वो गलत जगह पर आ गया है। इतने कुरूप और अंधे नवयुवक से कैसे कामिनी जैसी लड़की प्रेम कर सकती है? आप चाहे कोई भी हैं, मेरी व्यवस्था का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं गिरफ्तारी की परवाह किए बगैर आपको उठाकर इस मकान से बाहर फेंक देता। वो नवयुवक बोला। मैं आपकी व्यवस्था का कोई फायदा नहीं उठाना चाहता, मेजर ने जरा सा आगे बढ़ते हुए कहा। वो अंधा नवयुवक अपने स्थान पर खड़ा हो गया। शुभदा उसका इरादा भाप गई। वो लपक कर उसके निकट पहुंची और उसका बाजू पकड़कर बोली, तुम बैठे रहो। हट जाओ शुभदा, मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बाहें तो सलामत है। मेजर ने कहा, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे आखिरी बार प्रार्थना कर रहा हूं, आप यहां से चले जाइए। नवयुवक गुर्राया। बस 2 मिनट में चला जाऊंगा। आप मेरी केवल 2 बातों का जवाब दे दीजिए। क्या आपका ही नाम प्रदीप है? जी। इस नवयुवक की बजाय शुभदा ने उत्तर दिया। क्या आप किसी कामिनी नाम की लड़की को जानते हैं? अरे मैं किसी कामिनी वामनी को नहीं जानता, नवयुवक ने झल्ला कर कहा। अब मेजर समझ गया कि वो ठीक स्थान पर आया था। प्रदीप अब उसके बिल्कुल निकट खड़ा था। मेजर ने देखा कि प्रदीप के चेहरे पर घाव थे और वे सब के सब ताजा थे। वे अभी अच्छी तरह से भरे नहीं थे। उसकी गर्दन का रंग साफ और गोरा था। वो एक कद्दावर नवयुवक था। कद के लिहाज से उसका शरीर बहुत ही सुसंगठित था। यदि उसकी आंखें होती तो बहुत खूबसूरत शख्स होता। एकाएक मेजर को ख्याल आया कि संभव है कुछ दिन पहले उसकी आंखें ठीक ठाक हों। उस नवयुवक से कामिनी का हाल जानने की एक ही सूरत थी और वो मेजर के दिमाग में आ गई थी। आपको शायद मालूम नहीं है कि कामिनी एक समय से गायब है। शायद उसका कत्ल कर दिया गया। ओह, उस नवयुवक के मुंह से निकला, लेकिन फिर तुरंत ही वो गरजदार आवाज में बोला, उसकी हत्या कर दग गई है तो मुझसे क्या, कृपा करके आप यहां से चले जाइए। हाँ, अब आप चले जाइए, शुभदा बोले। पहले ही सामान बांधने में बहुत देर हो चुकी है। क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम लोग कुछ दिनों के लिए पुणे जा रहे हैं। मेजर वहां से आने पर विवश हो गया। वहां से लौटते हुए वो सोच रहा था कि प्रदीप के इस व्यवहार का क्या मतलब हो सकता है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, कामिनी की हत्या की खबर सुनकर उसके दिल से आह निकल गई थी। इससे तो प्रत्यक्ष था कि वो कामिनी को अच्छी तरह जानता था। मेजर को अफसोस हुआ कि उसने कामिनी के नाम उसका पत्र पढ़कर क्यों न सुखाया। फिर मेजर की विचारधारा दूसरी ओर मुड़ गई। प्रदीप आज से 20-25 दिन पहले अंधा नहीं था। वो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसलिए मेजर ने यह फैसला किया कि वो आसानी से प्रदीप को नहीं छोड़ेगा। यदि अशोक क्रोकोडाइल के साथ मौजूद हुआ तो वो उनको शुभदा और प्रदीप के पीछे भेजे। अगर पुणे गए तो मुझे भी पुणे जाना पड़ेगा। मेजर ये निश्चय करते हुए उस बंगले के अहाते से बाहर निकला। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मेजर मुस्कुराया। क्रोकोडाइल उसे देखकर भौंक रहा था। वो दौड़ता हुआ मेजर के पास आ गया और उसके घुटनों में सिर देने लगा। मेजर ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो वो जोर जोर से अपनी दुम हिलाने लगा। इतने में अशोक भी मेजर के नजदीक पहुंच गया। अशोक, मेरे काम में बहुत भारी अड़चन पैदा हो गई है। इसके बाद मेजर ने अशोक को उन लोगों का हुलिया बताया
जिनका उसे और क्रोकोडाइल को पीछा करना था। अशोक, तुम्हें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इतना मालूम करना है कि ये लोग कहाँ जाते हैं। मैं दफ्तर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम पीछा न कर सको या तुम्हारी आंखों से वो लोग ओझल हो जाएं, तो तुम क्रोकोडाइल को उनके पीछे भेज देना और खुद मेरे पास चले आना। क्रोकोडाइल अब पहले से ज्यादा चतुर हो चुका है, वो बुरे को घर तक पहुंचा कर आता है। तुम बस इतना देख सको तो देख लेना कि वो लोग स्टेशन की ओर जाते हैं या किसी दूसरी ओर। मेजर अपने दफ्तर चला आया। यहां से उसने फिल्म प्रोड्यूसर को फोन किया, जिसने उसे रोहिणी यानी कामिनी को ढूंढने का काम सौंपा था। तो उसने उसे खुशखबरी सुनाई कि रोहिणी का पता लगाने में वो सफल हो चुका है, लेकिन रोहिणी से उसकी भेंट नहीं हुई है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। वो फिल्म प्रोड्यूसर बहुत खुश हुआ। मेजर दीवान सुरेंद्र नाथ की हत्या और उस समय तक सामने आने वाली घटनाओं पर विचार करने लगा। इसी उधेड़बुन में लगभग 2 घंटे बीत गए। बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। अशोक ने कमरे में प्रवेश किया और बोला, आज पहली बार पीछा करने में मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा है। खैर, क्रोकोडाइल उनका पीछा कर रहा होगा। क्यों, क्या हुआ? मेजर ने पूछा। अरे आप चले आए तो मैं 43A वार्डन रोड के सामने एक तरह से मोर्चा लगाकर बैठ गया। आध घंटे के बाद एक टैक्सी उस बंगले के अहाते में दाखिल हुई। उस टैक्सी में 2 आदमी थे जो शक्लो सूरत से आसाम के रहने वाले मालूम होते थे। मैंने ये समझा कि वो यहां रहते होंगे, लेकिन जब 15 मिनट तक टैक्सी वापस नहीं आए तो मैं समझ गया कि वे किसी को साथ ले जाने के लिए यहां आए थे। मेरा अनुमान ठीक ही निकला। टैक्सी वापस आई तो उन 2 व्यक्तियों के साथ वो स्त्री भी थी और वो नवयुवक भी जिसका हुलिया आपने बताया था। टैक्सी सामान से लदी हुई थी। मैंने एक टैक्सी का पहले से प्रबंध कर लिया था और उसे एक बिल्डिंग के पास रुकवा रखा था। क्रोकोडाइल को तो मैंने तुरंत उस टैक्सी के पीछे भगा दिया और खुद अपनी टैक्सी में उनके पीछे चल दिया। 3-4 मील तो बड़ी सफलता से उन लोगों का पीछा किया, लेकिन फिर दुर्भाग्य से मेरी टैक्सी के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गई। ड्राइवर को वो खराबी ठीक करने में 5-7 मिनट गए। इतने में वो टैक्सी नजरों से ओझल हो गई, लेकिन इस बात का इत्मीनान करके आया हूं कि वो लोग स्टेशन नहीं गए। मेरा ख्याल है कि वो शिवाजी पार्क की ओर गए हैं। अगर तुम्हारा ख्याल ठीक है तो क्रोकोडाइल को वापस आने में देर नहीं लगेगी अशोक। मुझे भी संदेह हुआ था कि उस स्त्री ने, जिसका नाम शुभदा था, मुझसे झूठ बोला था। वे पुणे नहीं जा रहे थे। यह भी अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे आज रात को पुणे निकलना पड़ता। 20 मिनट के बाद क्रोकोडाइल के भौंकने की आवाज सुनाई दी तो मेजर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। वो दफ्तर के बाहर निकला तो क्रोकोडाइल गोली की तरह उसके पास पहुंचकर उसके कदमों में लौटने लगा और उसके बूट के तस्मे दांतों में पकड़कर खींचने लगा। मेजर ने झुककर क्रोकोडाइल के कान पकड़ लिया और उन्हें सहलाते हुए बोला, चलेंगे बेटा, अभी चलेंगे। पहले जरा दम तो ले लो, कुछ खा पी लो, न जाने कितनी दूर से आ रहे हो। इसके बाद मेजर अशोक से बोला, किचन से क्रोकोडाइल के लिए कुछ खाने को ले आओ। अशोक क्रोकोडाइल की खुराक ले आया। क्रोकोडाइल उसकी महक से बेचैन हो गया और जब अशोक ने वह बर्तन फर्श पर रख दिया तो क्रोकोडाइल उस पर टूट पड़ा जैसे कई दिन का भूखा हो। अशोक, रिवॉल्वर निकाल कर भर लो। एक रिवॉल्वर तुम अपने पास रख लो और एक मुझे दे दो। अपनी जेब में टॉर्च भी डाल लेना। हमारे वहां पहुंचने तक काफी अंधेरा हो जाएगा। ये काम कर चुकने के बाद तुम गैरेज से मोटर निकाल लाओ। 15 मिनट में वो लोग तैयार हो गए थे। मेजर की मोटर क्रोकोडाइल के पीछे पीछे जाने लगी। अशोक का अनुमान ठीक निकला क्योंकि क्रोकोडाइल उन्हें शिवाजी पार्क ले गया। वहां पहुंचकर क्रोकोडाइल ने अपनी गति धीमी कर दी। हमें मोटर यहीं कहीं खड़ी कर देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी मंजिल आ गई है, मेजर ने अशोक से कहा। क्रोकोडाइल जिस ओर जा रहा था वहां के मकान पुराने थे। शाम का धुंधलका फैल चुका था। क्रोकोडाइल एक अलग थलग मकान का चक्कर लगाने लगा। जब मेजर और अशोक उसके निकट पहुंच गए तो क्रोकोडाइल ने उस 2 मंजिला मकान की निचली मंजिल के एक दरवाजे पर पंजे मारने शुरू कर दिए। मेजर ने उसके नजदीक जाकर उसके कान मरोड़े तो क्रोकोडाइल पीछे हट गया। अशोक, तुम इस मकान से दूर हटकर मेरा इंतजार करो, क्रोकोडाइल के अपने साथ ले जाओ। अशोक क्रोकोडाइल को लेकर चला गया तो मेजर ने वो दरवाजा खटखटाया जिस पर क्रोकोडाइल ने पंजे मारे थे।
2 मिनट के बाद शुभदा ने दरवाजा खोला और मेजर को देखकर उसने अपना बायां हाथ अपने मुंह पर रख लिया, जैसे वो होठों में अपनी चीख दबाने की कोशिश कर रही हो। मेजर मुस्कुराया तो शुभदा ने अपने मुंह पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, आप यहां तक कैसे पहुंच गए? मैंने सोचा कि चलो मैं भी आज पूना की सैर करूं। शुभदा शर्मा गई। मेजर को फिर से देखकर उसके रवैये में तब्दीली आ गई थी। उसने धीरे से कहा, आप अंदर आ जाइए। मेजर ने अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि वो मकान काफी बड़ा था। निचली मंजिल में कम से कम 6 कमरे थे। प्रदीप बाबू कहाँ हैं? मेजर ने पूछा। अंदर कमरे में है, मुंह लपेटे पड़े हैं। आपने जब से उनको कामिनी की हत्या की खबर सुनाई है, उनका बुरा हाल है। शुभदा, कहाँ हो? भीतर से कमरे से प्रदीप की आवाज आई। मैं यहीं हूं। क्या कोई आया है? प्रदीप ने पूछा। नहीं, कोई नहीं है। शुभदा ने अपने होठों पर उंगली रखकर मेजर को चुप रहने का संकेत किया। आप उस कमरे में चलकर बैठिए, शुभदा ने दबी जबान में मेजर से कहा। मेजर कमरे में जा बैठा तो वो बोली, अगर आप सचमुच में पुलिस ऑफिसर हैं तो आप हमारी हेल्प कीजिए। हम बड़ी मुसीबत में हैं। हम इंसान नहीं, कैदी हैं। हमारी हालत गुलामों से भी ज्यादा बुरी है। अब तो ऐसा मालूम होता है कि हम अपनी मर्जी से कहीं रह भी नहीं सकते। क्या आपको अभी मेरे पुलिस अफसर होने में संदेह है? अगर मैं पुलिस अफसर नहीं होता तो आप तक कैसे पहुंच जाता? मुझे तो यह भी मालूम है कि यहां आपको लाया कौन है। 2 आदमी जो आसाम के रहने वाले मालूम होते हैं आपको यहां टैक्सी में लेकर आए। शुभदा का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आप ठीक कहते हैं। वो 2 आदमी आज दोपहर को 2 बजे हमारे पास आए थे। उन्होंने हमसे कहा था कि हम अपना सामान बांध लें, हमें आज ही मकान बदलना होगा। हमने उनसे कहा था कि बंबई में इतनी जल्दी मकान कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, मकान का प्रबंध वे कर चुके हैं। मेरा भाई प्रदीप उनका हुक्म नहीं टाल सकता। प्रदीप आपका भाई है? जी हाँ, मैं उसकी विधवा बहन हूं। 2 साल से उसके साथ रह रही हूं। 2 साल से? लेकिन आपका भाई तो अंधा है। आज से पूरे 26 दिन पहले मेरा भाई अंधा नहीं था। काश आपने मेरे भाई को उस हालत में देखा होता। उसकी ये बड़ी बड़ी आंखें थी। मेरा भाई राजा मालूम होता था, इसलिए तो एक अंग्रेजी फर्म में उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। तो आपका भाई अंधा कैसे हुआ? अरे मैं पहले तो कुछ नहीं जानती थी। यही 2 आदमी जो आज हमें यहां छोड़ गए हैं, आज से पूरे 26 दिन पहले मेरे भाई को बड़ी घायल हालत में घर छोड़ गए थे। मुझे कुछ होश नहीं था। उन आदमियों ने मुझे बताया कि उसी अंग्रेजी कंपनी में प्रदीप के साथ काम करते थे और तेजाब का टीन फट जाने से प्रदीप घायल हो गया। मेरे भाई की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे शक तो हुआ था कि प्रदीप को अस्पताल ले जाने की बजाय वो घर क्यों लाए थे, लेकिन मैं उनसे अधिक सवाल जवाब अब नहीं कर सकी। मैं फिर भी कई बार आए। जब प्रदीप उनसे बातें करता रहा तो मेरा संदेह दूर हो गया। मैं ये भी नहीं जानती कि प्रदीप उनसे क्या बातें करता था। जब वे आते थे तो प्रदीप मुझे बाहर भेज देता था। भाई के चेहरे पर से पट्टी उतरी तो मैं उसे देख नहीं सकी। अपना कलेजा थाम कर रह गई। मैं कई दिन तक चुप के रोती रही, लेकिन आखिर आदमी को सब्र आ ही जाता है। मैं जब देखती रही कि मेरा भाई उन लोगों से कुछ डरता था, उनके चले जाने के बाद भी सहमा सा रहता था। मैं प्रदीप की एक और तब्दीली पर हैरान थी। अब वो कामिनी का नाम तक नहीं लेता था। कामिनी भी कई दिनों से हमारे यहां नहीं आई थी। मुझे इससे मिले हुए 1 महीना 4 दिन हो चुके थे। कामिनी के माँ बाप दिल्ली में हैं। यहां उसका नाम रोहिणी था और उसके घर का नाम कामिनी था। वो दिल्ली जाते हुए हमें पता लिख कर दे गई थी। कामिनी दिल्ली क्या गई, वहां जाकर तो हमें भूल ही गई। उसने कोई चिट्ठी तक नहीं लिखी और प्रदीप तड़पता रहा। वो कामिनी को 3 चिट्ठियां लिख चुका था। आखिर उसने दिल्ली जाने का इरादा कर लिया, लेकिन जिस दिन उसे दिल्ली जाना था उसी दिन वो अंधा होकर घर आ गया। अंधा क्या हुआ, उसने कामिनी का नाम तक लेना छोड़ दिया। बेचारा उसका नाम क्या लेता। अब वो उसके योग्य ही नहीं रह गया था। मैं अपने दिल में कुढ़ती रही और आज जब आप घर आए तो आपको घर में पाकर प्रदीप को गुस्सा आ गया और आपके ये बताने पर कि कामिनी की हत्या कर दी गई है, प्रदीप की हालत और भी खराब हो गई और उसने यहां आकर मुझे अपने दिल का भेद बता दिया। तो प्रदीप ने आपको क्या बताया? यह कि वो दुर्घटना में अंधा नहीं हुआ था।
उसे अंधा कर दिया गया था। तो प्रदीप को अंधा किसने किया? अरे उन्हीं लोगों ने जो आज वार्डन रोड से यहां उठाकर लाए हैं। उन्होंने आपके भाई को अंधा क्यों किया? प्रदीप का कहना है कि 1 महीने पहले उन्होंने उसे धमकी दी थी कि वो कामिनी को भूल जाए और उसे चिट्ठी वगैरह न लिखे, और अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उससे कुछ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि उम्र भर याद रखेगा। प्रदीप ने उनकी धमकी की परवाह नहीं की, शायद इसलिए उन्होंने तेजाब फेंक कर उसे अंधा कर दिया। लेकिन वे प्रदीप को जान से भी तो मार सकते थे, मेजर ने कहा। हाँ, लेकिन प्रदीप कहता है कि वे उसे जान से मारना नहीं चाहते थे। इसका एक कारण था। वे लोग कामिनी के बंबई आने पर प्रदीप को उसे दिखाना चाहते थे और उसे ये धमकी देना चाहते थे जिस नवयुवक से भी वो प्रेम करेगी उसका यही नतीजा होगा। ओहो, तो कामिनी का ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है? ये मुझे मालूम नहीं। वे आदमी जिन्होंने प्रदीप को अंधा कर दिया था आपके यहां क्यों आते थे? वे ये पता करने के लिए आते थे कि कामिनी ने उसे कोई चिट्ठी लिखी थी या नहीं। ये प्रदीप ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि उन लोगों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है और अब भी उस पर अत्याचार कर रहे हैं? उन्होंने धमकी दी है कि अगर प्रदीप पुलिस को सूचना देगा तो वे उसकी बहन को यानी मुझे भी अंधा कर देंगे। ओहो, कैसे जालिम लोग हैं। संसार में कोई भी भाई ये सहन नहीं कर सकता कि उसकी बहन अंधी हो जाए। आपने बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई है। शुभदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने डरते डरते आपको सारी बातें बता दी है। मैं इस कैद की जिंदगी से मौत को अच्छा समझती हूँ। क्या आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? पुलिस तो लोगों की मदद के लिए होती है। क्या आप ये बता सकती हैं कि वो लोग कहाँ रहते हैं? इस बिल्डिंग के पीछे 100 गज के फासले पर बाईं ओर पीले रंग की एक बिल्डिंग है। मेरे ख्याल से उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पे वो लोग रहते हैं, क्योंकि जब वो लोग हमें यहां लाए तो उन्होंने 10 मिनट के लिए टैक्सी उस बिल्डिंग के नीचे रुकवाई थी और उनमें से एक आदमी इस मकान की चाबी लाने के लिए अपने कमरे में गया था। मेजर ने उठते हुए कहा, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि आपकी मुसीबत के दिन खत्म हो चुके हैं। मैं अभी फिर आपके पास आऊंगा, जरा उन लोगों से निपट लूं। अगर वे भाग गए तो फिर मैं आपको अपने यहां ले चलूंगा। वे लोग यहां नहीं पहुंच सकेंगे, और अगर मैं उन्हें गिरफ्तार करने में सफल हो गया तब तो फिर आप कहीं भी रह सकती हैं। अब यहां से कहानी किस टर्न को लगी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आप सुन रहे हैं कर्नल रंजीत का उपन्यास भयंकर मूर्ति, और उस मूर्ति में क्या रहस्य, वो कहानी में आगे ट्विस्ट जरूर आएगा। मेजर बलवंत और सोनिया की जो जासूसी कहानियां हैं काफी प्रसिद्ध रही हैं। आपको अच्छा लग रहा हो सुनने में तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों, संबंधियों, रिश्तेदारों को ये कहानी सुनाएं। अच्छा साहित्य, नॉस्टैल्जिक करने वाला साहित्य हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।